हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 29 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, फार्मर्स की एक डिमांड ये तो थी कि फार्म लॉस को रिपील करना है। इसके अलावा फार्मर्स की डिमांड ये भी थी कि एमएसपी को यहाँ पर लीगल गारंटी बनाना है। तो एट प्रेजेंट फार्मर्स कांट बाय राइट आस्क टू बी पेड द एमएसपी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन क्रॉप्स। देयर एजिटेशन हैज़ बीन एज मच अबाउट विड्रॉल ऑफ फार्म लॉस एज अबाउट अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। तो यहाँ पर जितनी फार्मर्स की डिमांड थी कि फार्म लॉस को रिपील किया जाए, उतनी ही यहाँ पर फार्मर्स की डिमांड ये भी थी कि यहाँ पर एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाए। अब लीगल गारंटी बनाने में कितनी फिजिकल कॉस्ट आएगी वो सब हम एक्सप्लेन सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, 40% फेटल क्रैशेस ड्यू टू रियर एंड कॉलिजन्स। तो यहाँ पर हाईवे का ऑडिट किया गया जिसमें ये पता चला जो 40% यहाँ पर फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं वो रियर एंड कॉलिजन्स की वजह से होते हैं। अब ये रियर एंड कॉलिजन्स इसीलिए होते हैं क्योंकि बेसिकली जो ड्राइवर है वो स्लीपीनेस की वजह से या फटीक की वजह से बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लीपीनेस और फटीक की वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये ऑडिट किया गया था जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट कराया था टू ब्रिंग डाउन फेटेलिटीज़ ऑन नेशनल हाईवेज। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स भी होते हैं रोड्स पे, जैसे कि यहाँ पर मीडियन में गैप ज़्यादा होता है, क्रैश बैरियर्स मिसिंग होते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं रोड पे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और एक्सीडेंट का यहाँ पर रीज़न है, वो है हाइड्रोप्लेनिंग। तो महाराष्ट्र हैड द प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोप्लेनिंग इन द मानसून मंथ्स लीडिंग टू व्हीकल्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। स्ट्रेचेस इन उत्तर प्रदेश हैड अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स अकरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ विजिबिलिटी। तो यहाँ पर जब ठंड का मौसम आ जाता है तो फॉग ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और ये भी एक रीज़न होता है एक्सीडेंट का। तो यहाँ पर कुछ रीजंस दिए हैं कि एक्सीडेंट के क्या क्या रीजंस हैं। आगे चलते हैं हम। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बीजेपी स्वीप्स त्रिपुरा लोकल पोल्स विन्स 217 ऑफ 222 सीट्स कंटेस्टेड। तो एक है इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एमएसपी कौन कौन से क्रॉप के ऊपर दिया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। एमएसपी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1965। यहाँ पर एमएसपी सिस्टम को 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो फार्मर्स हैं वो इनकरेज हो फूड ग्रेन्स को लगाने के लिए। इट वाज इनिशियली डिक्लेयर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एमएसपी सिर्फ 2 क्रॉप्स के लिए ही यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, पैडी और वीट के लिए। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया 23 क्रॉप्स के लिए इंक्लूडिंग 7 सीरियल्स, पैडी, वीट, मेज, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, बार्ले एंड रागी, 5 पल्सेस, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, 7 ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमे, sunflower, safflower, Niger seed, and 4 commercial crops: copra, sugarcane, cotton, and jute. However, the government mainly focused paddy and wheat and less quantity of some other crops. लेकिन बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पर 2 ही क्रॉप्स को प्रोकर करती है, पैडी और वीट। अब ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस किस क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी देती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि गवर्नमेंट कौन कौन से क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी देती है। बेसिकली आपको यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर त्रिपुरा के लोगों की एक और डिमांड है ट्राइब्स की कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है उनके इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट रहें। तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड यहाँ पर त्रिपुरा में जो भी ट्राइब्स रहते हैं। आगे चलते हैं। सीजे नीड इंडिया स्पेसिफिक स्टडीज़ फॉर डायबिटीज़ केयर। जैसे कि आपने ऑक्सीमीटर का केस पढ़ा होगा कि ऑक्सीमीटर जो है वो कॉकस इस जो कॉकसेस होते हैं उनके ऊपर तो ठीक से काम करता है, लेकिन जो लोग होते हैं पीपल ऑफ कलर तो उनमें वो सही रीडिंग नहीं देता है। तो ये प्रॉब्लम जो अपने ऑक्सीमीटर की पड़ी है कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है उसमें भी एक रेशियल बायस होता है। तो रेशियल बायस जो है वो जानबूझ के तो उसमें नहीं डाला जाता है, लेकिन जो रिसर्चेज स्टडीज़ हुए होते हैं वो बेसिकली वेस्टर्नर्स पे ही होते हैं, इसके अलावा कॉकसेस पे ही होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो पीपल ऑफ कलर होते हैं उनमें वो सही रीडिंग नहीं देता है। तो यहाँ पर सीजे ने एक बात ये बोली है, नीड इंडिया स्पेसिफिक स्टडीज़ फॉर डायबिटीज़ केयर। तो यहाँ पर डायबिटीज़ को लेकर जो भी स्टडीज़ हुई हैं वो वेस्टर्न में हुई हैं और वही सारे मेथड्स इंडियंस के ऊपर अप्लाई कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियंस को लेकर एक इंडियंस के बेसिस पे स्टडी होने की ज़रूरत है। तो इंडिया स्पेसिफिक स्टडीज टारगेटिंग द लोकल पॉपुलेशन फॉर डेवलपिंग अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड कॉल्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग परमिसेबल ब्लड शुगर लेवल। सब इंडिया के बेसिस पे जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी ब्लड शुगर लेवल का कोई और स्टैंडर्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो वेस्टर्नर्स का हो वही हमारा स्टैंडर्ड हो। कोविड-19 पैंडेमिक से ये पता चला कि कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से जो कोविड-19 है उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। द सीजे सेड द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज़ ओवर द इंडियन मस्ट बी लुक्ड एट एंड एडेड दो अबंडेंट लिटरेचर इज अवेलेबल। तो यहाँ पर डायबिटीज़ को लेकर लिटरेचर तो अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली वो वेस्टर्न स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें इंडिया स्पेसिफिक स्टडी करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। इंडियंस नॉट ओनली ड्रीमिंग ऑफ बीइंग जॉब सीकर्स बट ऑल्सो जॉब क्रिएटर्स। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में ये सारी बातें बोली हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेड दैट इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी। तो अब हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? जिन कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। तो लोग यहाँ पर अपने स्टार्टअप्स को लेकर बहुत पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो नागा पीस अकॉर्ड है वो साइन हो नहीं पा रहा है।
वेग वर्डिंग्स ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वेग वर्डिंग्स अभी हम देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है वेग वर्डिंग की वजह से। इसके अलावा जो सेंटर है वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट फ्लैग, जो कि यहाँ पर नागास की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। इवन एन अपरेंट एफर्ट टू मॉडिफाई NSCN-IM बाई रिमूविंग फॉर्मर नागा इंटरलॉक्यूटर। तो इससे पहले ये जो पीस डील थी, इसके जो इंटरलॉक्यूटर थे वो RN रवि थे, तो उसके बाद उनको तमिलनाडु गवर्नर की तरफ मूव कर दिया गया, तब इंटरलॉक्यूटर भी चेंज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो पीस डील है वो साइन नहीं हो पा रही है। 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन द सेंटर एंड द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया। तो यहाँ पर NSCN-IM के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था सेंटर और NSCN-IM के बीच में कि नागा पीस अकॉर्ड जो है वो फाइनलाइज होने वाला है। अब इस एग्रीमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम आ गई है। तो देयर आर सम क्लॉजेज ऑन शेयरिंग सॉवरन पावर विच अकॉर्डिंग टू द नागा ग्रुप मीन्स दैट वी आर डिफरेंट। तो यहाँ पर कुछ क्लॉजेज हैं जो कि सॉवरन पावर की बात करते हैं, जिसकी वजह से नागा ग्रुप को ये लगता है कि दो डिफरेंट एंटिटीज़ है, और अगर यहाँ पर नागा ग्रुप भी एक सॉवरन है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसका एक सेपरेट फ्लैग हो। NSCN नाउ आर्ग्यूज दैट अकॉर्डिंग टू द FA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इट्स सॉवरनिटी हैज़ टू बी रिटेन्ड, और उसकी सॉवरनिटी रिटेन करने के लिए इसका मतलब ये है कि इनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग की पावर दे दी जाए। तो एग्रीमेंट सेट both sides are cognizant of the universal principle that in a democracy sovereignty lies with the people. Accordingly, the government of the India and NSCN respecting people's wishes for sharing sovereign power as defined in the competencies reached an agreement on the 3rd August 2015। तो यहाँ पर इंक्लूसिव और न्यू रिलेशनशिप के लिए बात की गई थी। तो NSCN-IM कंटेंट करता है कि यहाँ पर जब शेयरिंग सॉवरन पावर की आप बात करो तो इसका मतलब ये है कि जो नागा पीपल उनके पास सॉवरनिटी मीन्स दे विल हैव द राइट टू हैव देयर ओन नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो गवर्नमेंट है बेसिकली इस बात को नहीं मान रही है, जो नागाज है उनका एक सेपरेट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और ये सोचा था कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके साथ बात की जाए। तो अनदर ऑब्स्टेकल इन द टॉक्स वॉज दैट स्मॉलर ग्रुप सच एज नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग रवीज पीरियड। तो यहाँ पर जब RN रवि को इंटरलॉक्यूटर बनाया गया था तो RN रवि ने पहले कोशिश की थी बात करने की जो स्मॉल ग्रुप्स है, तो इसकी वजह से जो लार्जर ग्रुप है उसने बात करना बंद कर दिया। तो जो NSCN-IM है बड़ा ग्रुप है, फिर उसको ऐसा लगा कि जो गवर्नमेंट है छोटे छोटे ग्रुप से क्यों बात करें, तो डिवाइडिंग द ग्रुप्स। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तो ये स्ट्रैटेजी थी कि हम ग्रुप्स को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग द ग्रुप्स वॉज स्ट्रैटेजी, लेकिन इसकी वजह से जो मेन ग्रुप था वो प्रोवोक हो गया और वो टॉक से पीछे हटने लग गया। आगे चलते हम, आई होप आपको समझ आ गया हो। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे न्यू हॉराइजन्स, द इंक्लूजन ऑफ 2 मोर साउथ एशियन कंट्रीज। अब ये जो नेपाल और बांग्लादेश है इनका ग्रेजुएशन हो रहा है, बेसिकली अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इन 2 कंट्रीज़ के लिए, नेपाल और बांग्लादेश के लिए। UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की जो कमेटी है डेवलपमेंट दैट दीज 2 कंट्रीज कैटेगराइज्ड अंटिल नाउ इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी ये जो नेपाल और बांग्लादेश थे ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, लेकिन अब इनका ग्रेडेशन हो रहा है, अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा एक और कंट्री है लाओस, जो कि यहाँ पर वो भी डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कंट्री को LDC से डेवलपिंग कंट्रीज़ में डालने का? दिस ईयर एज लेड डाउन बाय द CDP। तो कमेटी फॉर डेवलपमेंट ने यहाँ पर क्राइटेरिया ये रखा है, जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम होनी चाहिए वो $1018 से ज़्यादा होनी चाहिए। ह्यूमन एसेट इंडेक्स पे जो स्कोर होना चाहिए वो लगभग 60 होना चाहिए। तो ह्यूमन एसेट इंडेक्स इसमें इंक्लूड करता है हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स। इसके अलावा जो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है वो 36 से कम होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें से अगर 2 क्राइटेरिया भी फुलफिल होते हैं जो कंट्री है उसको फिर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में उसको डाल दिया जाएगा। तो कंट्रीज मस्ट मीट एटलीस्ट 2 ऑफ द क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर इंक्लूजन इन द डेवलपिंग कंट्रीज कैटेगरी। अब ऑथर ने बोला है ये अच्छी बात भी है, साथ ही ये डबल एज सॉर्ड है, मतलब बुरी बात भी है। बुरी बात क्या है कि जो भी यहाँ पर ट्रेड कंसेशंस मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। तो इट कुड गिव राइज टू डिस्ट्रप्शन इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट एज द वेरी इनेबलर्स दैट हैव इनेबल्ड हेल्प्ड इट टू कम दिस फार आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू इट। तो जब तक यहाँ पर ये कंट्रीज लीज डेवलप्ड कंट्रीज थे तब तक जो भी इनको बेनिफिट्स मिलते थे लीज डेवलप होने के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्यूटी फ्री कोटा जो भी मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। तो एज एन LDC या कंट्री गेट्स ट्रेड रिलेटेड कंसेशंस इंक्लूडिंग मार्केट एक्सेस। तो इसके अलावा मार्केट एक्सेस मिल जाती थी आसानी से, डेवलपमेंट असिस्टेंस मिलता था, टेक्निकल असिस्टेंस मिलता था। अगर ये कंट्रीज एक बार डेवलपिंग कंट्रीज हो जाएंगे तो इनको ये सारे असिस्टेंस नहीं मिलेंगे। तो ऑथर ने यही बोला है कि किसी भी कंट्रीज को अगर आप LDC से यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री के क्राइटेरिया में डाल रहे हो तो एक कुछ ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए। तो यूजली द ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन कोविड को देखते हुए जो इकॉनमीज है वो हॉल्ट पर हैं। तो यहाँ पर कोविड को देखते हुए ये डिसाइड किया गया है UN जनरल असेंबली के द्वारा कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन पीरियड होगा वो 5 साल का होगा। LDC कैटेगरी जो क्रिएट और यहाँ पर बनाई गई थी UN की काउंसिल में यहाँ पर 1971 में। तो LDC कैटेगरी क्रिएटेड एंड फॉर्मली एंडोर्स्ड एट द 26th सेशन ऑफ द UN इन 1971, क्योंकि UN ने ये बात रिकॉग्नाइज की कि कुछ कंट्रीज जो है वो ग्रोथ
में उनके कुछ स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स है जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाना है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन कंट्रीज़ को आगे बढ़ाना है। इसी की वजह से उनको ट्रेड कंसेशन दिए गए, मार्केट फ्री एक्सेस दिया गया। तो फॉर अ रीजन दैट हैज़ रिसीव 2 बिग शॉक्स दिस ईयर, अफगानिस्तान और म्यांमार LDCs में, इसके अलावा जो म्यांमार है वहाँ पर कू हो चुका है, यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान ने पावर असर्व कर लिया। तो ये साउथ एशिया के लिए अच्छी एक ये खबर है कि यहाँ पर जो नेपाल है और यहाँ पर जो बांग्लादेश है बेसिकली वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में चले जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने ये बोला इंडिया और पाकिस्तान को ट्रेड करना चाहिए। द recent partial opening of land borders between India and Pakistan signals a thaw in the troubled relations between the two साउथ एशियन नेबर्स। तो यहाँ पर इंडिया और जो पाकिस्तान का ट्रेड है बेसिकली $2 बिलियन हुआ करता था 2017-18 में, लेकिन फिर यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेड बंद हो गया और लगभग $280 मिलियन का ही बस ट्रेड है। अब यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिलेशंस के लिए? तो पहला तो ये, जो पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया ट्रेड। अब पाकिस्तान ने ट्रेड इसीलिए सस्पेंड की थी क्योंकि इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोक किया था। तो फर्स्ट पाकिस्तान नीड्स टू रिवोक द यूनिलैटरल सस्पेंशन ऑफ ट्रेड विद इंडियाज अंडरटेकिंग इन अगस्त 2019 ड्यू टू इंडियाज डिसीजन टू डाइल्यूट आर्टिकल 370। तो हमने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया तो उसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया, ट्रेड को सस्पेंड कर दिया। द ट्रेड सस्पेंशन बाय पाकिस्तान इज इनकंसिस्टेंट विद द गेट एंड द साफ्टा। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ने ट्रेड सस्पेंड किया है वो गेट और साफ्टा के रूल्स के अगेंस्ट है। अब वो क्यों अगेंस्ट है वो भी हम देखेंगे। जो आर्टिकल 14 है साफ्टा का वो ये बोलता है कि ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स ले सकते हो, लेकिन कब ले सकते हो, जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो या पब्लिक हेल्थ का मैटर हो। यहाँ पर पाकिस्तान ने किस वजह से ये किया, क्योंकि हमने आर्टिकल 370 को रीड डाउन कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान ने जो ट्रेड है उसको सस्पेंड किया। तो ये तो ना ही नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है ना ही पब्लिक हेल्थ का मैटर है। जो यहाँ पर कश्मीर है वो तो इंडिया के इंटरनल पार्ट है, तो ये तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज है, इससे तो यहाँ पर पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो नाइदर द WTO नॉर साफ्टा परमिट्स अ कंट्री टू सस्पेंड ट्रेड विद अनदर मेंबर कंट्री ऑन ग्राउंड्स दैट इट डिसअप्रूव्स द डोमेस्टिक लॉ। तो ये तो कोई ग्राउंड है ही नहीं कि आप किसी कंट्री की डोमेस्टिक लॉ को यहाँ पर डिसअप्रूव कर देते हो जिसकी वजह से आप यहाँ पर जो है ट्रेड को सस्पेंड करो। दूसरा ये जो पाकिस्तान है वो इंडिया को MFN स्टेटस दे, तो पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू रिवर्स प्रैक्टिस ऑफ नॉट अकॉर्डिंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। बेसिकली यहाँ पर MFN का स्टेटस तो सबको ही देना है, सारे ही कंट्रीज को देना है। MFN का मतलब यही होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान को MFN का स्टेटस देता था, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद हमने ये MFN का स्टेटस विड्रॉ कर लिया था और पाकिस्तान के जो भी इंपोर्ट थे उनके ऊपर 200% हाइक कर दी थी यहाँ पर टैरिफ रेट्स। तो इंडिया को भी बेसिकली जो पाकिस्तान का MFN स्टेटस है इसको वापस से दे देना चाहिए और यहाँ पर पाकिस्तान को भी इंडिया को MFN स्टेटस दे देना चाहिए। अब यहाँ पर गेट रूल बुक में इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक रूल है। तो दिस आर्टिकल अलाउज इंडिया एंड पाकिस्तान टू एंटर इनटू एनी स्पेशल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि बात करता है जो इंडिया और पाकिस्तान है वो किसी भी स्पेशल ट्रेडिंग अरेंजमेंट में जा सकते हैं विदाउट फुली कंप्लाइंग विद गेट कंडीशंस। और इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर गेट कंडीशंस को फुलफिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है वो इंडिया और पाकिस्तान पे अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर ही है। तो दिस मर्सीफुल रूल दैट ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान एंजॉय आउट ऑफ 160 और WTO कंट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि हम इंडिया और पाकिस्तान जो है वो गेट रूल्स को कंप्लाई ना भी करें उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए गेट में ये रूल इनकॉर्पोरेट किया गया था क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन होता, पार्टीशन की वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई थी, तो ये दोनों कंट्रीज़ उन हार्डशिप से ऊपर आ सकें, जिसकी वजह से यहाँ पर गेट में रूल डाला गया था। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ ने इस गेट के इस रूल का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाया, तो हमें इसका बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रेड कॉरिडोर क्रिएट कर देना चाहिए था फ्रॉम चंडीगढ़ टू लाहौर, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब ज़रूरत है ये जो भी ट्रेड बंद हो रखा है इसे वापस से खुलना चाहिए। आगे हम चलते हैं। गिवन हेनरिएटा लैक्स हर ड्यू, we celebrated her birth centenary on August 1, 2020. A few days later, WHO launched its global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer. तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक लेडी की बात की गई है। She was only 31 years old when she died of cervical cancer. Last month October 4 में उनकी 70th डेथ एनिवर्सरी थी और उनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पर इंस्टॉल किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और WHO ने उनको एक पॉस्थमस अवार्ड भी दिया। अब वो कौन थी? तो हर नेम वॉज हेनरिएटा लैक्स। ब्लैक टोबैको फार्मर थी जो कि US में रहती थी। जो लोग हैं उनको उनके सेल्स के नाम से जानते हैं। ये सेल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, हेला सेल्स। अभी क्यों फेमस है? हेला सेल्स हैव बीन क्रिटिकल फॉर मैनी बायोमेडिकल ब्रेक थ्रूज। अभी हेला सेल्स बहुत ही ब्रेक थ्रूज के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन के डेवलपमेंट में, यहाँ पर HIV वायरस को आइडेंटिफाई करने में, इसके अलावा यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बनाने में। तो ये जो हेला सेल्स है ये बहुत ही यूजफुल साबित हुए हैं। अब ये जो हेला सेल्स हैं इनकी बहुत अलग सी प्रॉपर्टी थी, ये थी कि ये जो सेल्स थे बॉडी के आउटसाइड तो ग्रो होते ही थे, साथ में बहुत
रैपिडली डिवाइड होते थे। तो हर सेल्स नॉट ओनली ग्रो आउटसाइड ऑफ अ बॉडी बट ऑल्सो डिवाइडेड रैपिडली। ये जो सेल्स थे लगभग हर दूसरे दिन डबल हो जाते थे। तो इस सेल्स की प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन में यहाँ पर हेल्प मिली, इसके अलावा HIV को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिली। तो लेग्स की डेथ लगभग 70 साल पहले हो चुकी है, बट ओवर 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ आर सेल्स ग्रोन आउटसाइड ऑफ आर बॉडी, और ये जो सेल्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और हर लेबोरेटरीज में रिसर्चर्स जो हैं इस सेल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फैमिली को इस बारे में पता ही नहीं था। उनके यहाँ पर बायो स्पीशीमेन लिए गए और यहाँ पर एक रिसर्च ग्रुप को दे दिए गए, उनकी कंसेंट नहीं ली गई, उनकी फैमिली की कंसेंट नहीं ली गई। तो दैट द फैमिली न्यू नथिंग अबाउट इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अ पोर्शन ऑफ हेनरिएटा ट्यूमर वॉज गिवन अवे बाय हर कैंसर सर्जन। तो जो कैंसर सर्जन थे उन्होंने उनका जो ट्यूमर का पोर्शन था एक रिसर्चर को दे दिया बिना उनकी नॉलेज या कंसेंट से। तो उस समय का जब टाइम था तभी लीगल था, लेकिन अनएथिकल और अनजस्ट तो तब भी था। तो लीगल तो था लेकिन अनएथिकल तो है। The HeLa cell line was established in 1951 and has been commercially grown and sold by Thermo Fisher Scientific Company। तो यहाँ पर जो कंपनी है थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी, वो उनकी सेल लाइन को ग्रो करती है और कमर्शियली बेचती भी है। इसकी वजह से बहुत प्रॉफिट होता है, और ये जो भी प्रॉफिट होता है वो उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर नहीं किया जाता है। पास रॉन्ग डूइंग्स कांट बी अनडन। अब जो हो गया उसको तो सही नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में एथिकल कोड्स बनाए गए। यहाँ पर एथिकल कोड्स बनाएगा, और एथिकल कोड यहाँ पर जब नाजी जर्मनी था तो बेसिकली वो लोग क्या करते थे, वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। फिर यहाँ पर डॉक्टर्स ट्रायल हुआ, तो डॉक्टर्स ट्रायल के बाद यहाँ पर एक एथिकल कोड आया। एथिकल कोड का यहाँ पर नाम दिया गया है न्यूरेमबर्ग कोड। तो यहाँ पर न्यूरेमबर्ग कोड आया जब यहाँ पर डॉक्टर्स ट्रायल हुए, बेसिकली नाजी जर्मनी में जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था उनके ऊपर ट्रायल हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक एथिकल कोड निकल कर आया। इस एथिकल कोड के तहत ये बात बोली गई किसी का भी आपको बायो स्पीशीमेन लेना है तो यहाँ पर उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो मोस्ट फंडामेंटल ऑफ विच इज़ दैट obtaining voluntary consent is essential for enrolling a person into a research study। तो किसी के ऊपर आप रिसर्च स्टडी करना चाहते हो तो उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है। I think that there is a ample evidence that doctors and scientists in China are involved in human rights abuses and I feel uncomfortable with having to consider submissions from China। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना जिनजियांग रीजन में यही कर रहा है। विदाउट ऑब्टेनिंग यहाँ पर जो भी वहाँ पर लोग हैं उनकी कंसेंट को नहीं लेता और उनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर रहा है, उनकी यहाँ पर जो भी जेनेटिक प्रोफाइलिंग से लेकर इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर कर रहा है और उनकी कंसेंट भी नहीं ले रहा है। तो बेसिकली जो चाइना है एथिकल कोड को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये जो है रिसर्चर्स ऐसा करते क्यों हैं? तो द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सम मॉडलिटीज ऑफ प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। अब उनको ये लगता है कि अगर हम हाई इंपैक्ट रिसर्च पेपर को पब्लिश करेंगे हमारा प्रमोशन हो जाएगा, लोग हमें जानेंगे, जिसकी वजह से ये सारी गलत तरीके से सारे काम होते हैं। सम प्रोफेशनल रिकॉग्निशन इज अ प्री कंडीशन टू बीइंग सेलेक्टेड एज डायरेक्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के किसी को डायरेक्टर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए एक प्री कंडीशन ये होती है कि उस इंसान कि कोई तो प्रोफेशनल रिकॉग्निशन हो। तो इस प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के चलते ये सारे वेज यहाँ पर अपनाए जाते हैं। तो दस देयर इज अ प्रेशर टू पब्लिश मोर एंड रैपिडली। तो यहाँ पर प्रेशर होता है साइंटिस्ट के ऊपर कि जल्दी जल्दी रिसर्च पेपर को पब्लिश किया जाए। तो ये प्रेशर की वजह से और अनरियलिस्टिक एस्पायरेशंस की वजह से जो यहाँ पर इंटेग्रिटी है साइंटिस्ट की वो इरोड हो रही है। प्लेगरिज्म, डेटा डॉक्टरिंग, इमेज मैनिपुलेशन, ये सब किया जा रहा है अपनी साइंटिफिक हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल समझ आ गए हैं। इसमें ट्रेड के बारे में ये आर्टिकल था कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान को अपना ट्रेड बढ़ाना है। तो MFN स्टेटस वाइस वर्सा यहाँ पर रिवोक करना है। जो इंडिया ने MFN स्टेटस रिवोक कर रखा पाकिस्तान को तो वापस से उसको देना है। इसके अलावा पाकिस्तान ने तो इंडिया को कभी MFN स्टेटस दिया ही नहीं, तो पाकिस्तान को भी इंडिया को यहाँ पर MFN स्टेटस देने की ज़रूरत है। और बाकी इंडिया की डोमेस्टिक लॉज जो भी हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर पाकिस्तान को ट्रेड बंद नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को अपना ट्रेड यहाँ पर रखना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक गेट का रूल है जो कि बात करता है कि जो भी गेट के रूल्स हैं उनके बेसिकली उनसे हट कर भी यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान है वो ट्रेड डील्स कर सकते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान को इस रूल का फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी हम आगे चलते हैं। अब व्हाट मीटिंग MSP डिमांड वुड कॉस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर MSP गवर्नमेंट देती है तो उससे कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स के ऊपर MSP दिया जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया। 23 क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है। While the MSPs technically ensure a minimum 50% return on all cultivation कॉस्ट, लेकिन ये सिर्फ पेपर पे ही है। MSP इतनी सारी क्रॉप्स पे नहीं दिया जाता है। तो इन मोस्ट क्रॉप्स ग्रोन अक्रॉस मच ऑफ इंडिया द प्राइसेस फार्मर्स गेट स्पेशली ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। तो हार्वेस्ट टाइम पे जो फार्मर्स को यहाँ पर प्राइसेस मिलते हैं वो बेसिकली MSP से कम ही होते हैं। MSP की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसीलिए फार्मर्स इसको राइट की तरह MSP नहीं मान सकते हैं। हाउ कैन दैट बी इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पर MSP देना है तो क्या किया जा सकता है। तो पहला यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि प्राइवेट ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स को यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि आप फार्मर्स को MSP पे करो। तो पहली बात तो ये की जा सकती है कि यहाँ पर प्राइवेट
ट्रेडर्स को फोर्स किया जाए कि आप यहाँ पर फार्मर्स को एमएसपी पे करो। ये काम शुगर केन में होता है, तो शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो शुगर मिल्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पे फार्मर्स द सेंटर्स एफआरपी फॉर केन। तो यहाँ पर जो शुगर मिल्स है उनको शुगर मिल्स को बोला जाता है कि फार्मर्स को आप एफआरपी के प्राइस पर ही उनसे शुगर केन खरीदो, विद सम स्टेट गवर्नमेंट्स फिक्सिंग इवन हायर सो कॉल्ड एडवाइस प्राइसेस। तो यहाँ पर एक ऑर्डर है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1996 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर, जो कि यहाँ पर ये बात बोलता है कि ये जो भी शुगर मिल्स हैं उनको फार्मर्स को यहाँ पर एफआरपी के प्राइस पर ही उनसे केन शुगर खरीदनी है। तो यहाँ पर शुगर केन को लेकर तो है एक्ट, लेकिन यहाँ पर बाकी क्रॉप्स को लेकर कोई एक्ट नहीं है। द सेकंड इज बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोक्योरमेंट ऑन एमएसपी थ्रू इट्स एजेंसी। जो दूसरी तो वही हो सकता है जो कि अभी चल रहा है कि एफसीआई यहाँ पर ग्रेन को प्रोकर करे एमएसपी के ऊपर। यहाँ पर एफसीआई नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब लोग यहाँ पर ग्रेन्स को प्रोकर करें एमएसपी के ऊपर। तो गवर्नमेंट अभी प्रोकर करती है लगभग 50% इंडिया का राइस और पैडी यहाँ पर प्रोकर करती है, 40% यहाँ पर वीट को प्रोकर करती है, 25% कॉटन को करती है, बाकी सारे क्रॉप्स को 0.1% करती होगी। जनरली स्पीकिंग एमएसपी इंप्लीमेंटेशन हैज़ बीन इफेक्टिव ओनली फॉर 4 क्रॉप्स। तो यहाँ पर शुगर केन का एमएसपी होता है, पैडी का एमएसपी प्रोक्योरमेंट होता है, वीट का होता है, कॉटन का होता है। बाकी यहाँ पर चना, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, तूर, मूंग, इनका पार्टली होता है, थोड़ा बहुत होता है, बाकी क्रॉप्स में तो नॉन एग्जिस्टेंस है यहाँ पर एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट। तीसरा रूट जो है यही सबसे ज़्यादा फीजिबल, तीसरा रूट ये है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स। मतलब ये है जो फार्मर्स हैं जितने में उनको मार्केट में बिक रहा है वो उतने में बेच दें, और एमएसपी और मार्केट में जितने में उन्होंने बेचा उसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो गवर्नमेंट उनको पे कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट ने अगर 2000 रुपये एमएसपी अनाउंस किया है और मार्केट में 1800 रुपये में बिक रहा है, तो वो 1800 रुपये मार्केट में बेच दें, बाकी जो 200 रुपये हैं बाद में यहाँ पर जो सरकार है उनके अकाउंट में डीबीटी कर दे। तो थर्ड रूट फॉर गारंटिंग एमएसपी इज वाया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स। अंडर दिस द गवर्नमेंट अलाउज ऑल सेल बाय फार्मर्स टू टेक प्लेस एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में जितने में बिक रहा है आप बेच दो, उसके बाद जो भी डिफरेंस आता है एमएसपी से वो आपको बाद में गवर्नमेंट पे कर देगी। तो यही सबसे ज़्यादा फीजिबल रूट है। तो इसकी वजह से जो एफसीआई में इतना ज़्यादा ग्रेन का स्टॉक बन गया वो भी नहीं बनेगा और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो येस, एफसीआई's ग्रेन माउंट इज एविडेंस ऑफ हाउ कम्बरसम पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन स्टॉकिंग ऑपरेशंस कैन बी। इसके अलावा करप्शन होते हैं, लीकेजेस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे फीजिबल सोल्यूशन थर्ड ही है, तो दैट लीव्स deficiency payments which may be more workable and fiscally feasible option in the long run। तो यहाँ पर सबसे सही जो मेथड हो सकता है वो यही हो सकता है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। तो पहला जो यहाँ पर मेथड है प्राइवेट ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स को यहाँ पर फोर्स करना कि आप एमएसपी को पे करो। तो ये शुगर केन के ऊपर एप्लीकेबल भी है, जैसे कि शुगर मिल्स को रिक्वायर होता है कि फार्मर्स को यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दें। उसके लिए एक ऑर्डर भी इशू कर रखा है अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, लेकिन उसकी वजह से हम देखते हैं जो मिल्स हैं उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर वेरिएंट के बारे में बताया गया, कोविड के वेरिएंट के बारे में। तो एज एन इन्फेक्टेड सेल बिल्ड्स न्यू कोरोना वायरस। तो यहाँ पर जब इन्फेक्टेड सेल यहाँ पर नए कोरोना वायरसेस बिल्ड करती है तो कॉपी करने में कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, और वो कॉपी करने में जब मिस्टेक हो जाती है तो वही म्यूटेशंस होते हैं। तो इट ओकेजनली मेक्स टाइनी कॉपिंग एरर्स। तो यहाँ पर जो टाइनी कॉपिंग एरर्स होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर म्यूटेशंस हो जाते हैं। फिर म्यूटेशन एक लीनिएज से पास डाउन होते हैं और यहाँ पर एक नया ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस बन जाता है जिसको एक नया वेरिएंट वो बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ कोरोना वायरसेस दैट शेयर द सेम इनहेरिटेड सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव म्यूटेशंस इज कॉल्ड अ वेरिएंट। तो यहाँ पर बेसिकली जब वायरस यहाँ पर अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो उसमें कुछ एरर हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर म्यूटेशन होता है, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस जो कि सेम म्यूटेशन को यहाँ पर शेयर करते हैं तो उसको यहाँ पर वेरिएंट बोलते हैं। अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से, तो ओमिक्रॉन, डेल्टा, गामा, बीटा, अल्फा। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं, तो मू और लैम्डा। अब यहाँ पर ग्रीक अल्फ़ाबेट के ऊपर यहाँ पर वेरिएंट्स का नाम रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बीच में 2 ग्रीक अल्फ़ाबेट को मिस कर दिया गया, नू और जी। अब यहाँ पर पूछा कि WHO से कि आपने इन दोनों को क्यों मिस कर दिया, तो जी तो इसीलिए मिस कर दिया क्योंकि बेसिकली यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है जी। बाकी यहाँ पर नू से लोग कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए यहाँ पर नू को भी मिस कर दिया गया। तो WHO सेड नू कुड हैव बीन कंफ्यूज्ड विद द वर्ड न्यू व्हाइल जी वाज नॉट पिक्ड अप फॉलोइंग अ कन्वेंशन। तो यहाँ पर जी को इसीलिए पिकअप नहीं किया गया क्योंकि ये है होता है कि कोई भी आप नाम रखो तो वो किसी के लिए ऑफेंस की तरह ना लगे, तो कॉजिंग ऑफेंस टू एनी कल्चरल, सोशल, नेशनल, रीजनल, प्रोफेशनल और एथनिक ग्रुप्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ में डिस्कवर हो चुका है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, बोत्सवाना, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग। अब ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा डेंजरस है वो तो नहीं पता, लेकिन ऑफकोर्स उससे ज़्यादा कंटेजियस तो है, ये बात तो पता है। तो ओमिक्रॉन इज पोटेंशियली मोर कंटेजियस दैन प्रीवियस वेरिएंट। अब ये अनक्लियर है कि उससे ज़्यादा सीवियर है या नहीं है।
अब यहाँ पर जो JCPOA टॉक्स थी, अब वो वापस से रिज्यूम हो रही हैं। अब उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है वो देखने की बात है। तो यूरोपियन नेगोशिएटर्स आर होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक दैट अ डील विल बी रीच्ड विद ईरान। तो यहाँ पर यूरोपियन नेगोशिएटर्स को लगता है तो डील हो जाएगी, लेकिन जो US ऑफिशियल्स हैं वो स्केप्टिकल, उनको लगता है डील नहीं हो पाएगी। तो वो मिलिट्री एक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं अगर टॉक्स फेल हो जाती हैं। बाकी इसराइल तो बहुत ही वरीड है। इसराइल का ये कहना है जो भी यहाँ पर ईरान ने न्यूक्लियर एडवांसेस किए हैं, पहले ईरान से वो सारे रिवर्ट्स कराओ, उसके बाद ही यहाँ पर टॉक्स की जाए। एंड हैज़ बीन प्रेसिंग वेस्टर्न पावर्स टू नॉट लिफ्ट सैंक्शंस अंटिल ऑल ऑफ ईरान्स प्रोग्रेस इन दिस फील्ड हैज़ बीन रिवर्ट्स। तो यहाँ पर यूरोप को लगता है कि हो जाएगी बात, यहाँ पर जो भी JCPOA एग्रीमेंट है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा। लेकिन इसराइल का ये कहना है जो भी यहाँ पर ईरान ने न्यूक्लियर एडवांसेस कर रखे हैं वो वापस से उनको बैक टू स्क्वायर वन लाओ, उसके बाद ही यहाँ पर सैंक्शंस को लिफ्ट करा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो JCPOA डील हुई थी P5+1 कंट्रीज़ में परमानेंट 5+1, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इस डील से यूनिलेटरली बाहर आ गए थे, जिसके बाद यहाँ पर जो ईरान था उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट और ज़्यादा करना शुरू कर दिया गया था। आगे चलते हैं। जोसेफाइन बेकर कौन है? तो इट इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू बी ऑनर्ड इन फ्रेंच पैंथियन। फ्रांस इज इंडक्टिंग जोसेफाइन बेकर, मिजोरी बॉर्न कैबारेट डांसर, फ्रेंच वर्ल्ड वॉर II स्पाई एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। तो बेसिकली इन्होंने फ्रांस में वर्ल्ड वॉर II में स्पाई का काम किया था और इनको फ्रांस के पैंथियन में यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, इसीलिए इनका नाम आ सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने एक रिकमेंडेशन ये दी थी, ये जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस दे देना चाहिए, लेकिन RBI ने इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अब RBI ने इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिए, उसके दो रीजन है। पहला कि कनेक्टेड लैंडिंग की प्रॉब्लम है। अब कनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है? कनेक्टेड लैंडिंग का मतलब ये होता है जो बैंक का ओनर है वो खुद को ही लोन दे दे या तो अपने रिलेटेड किसी पार्टी को लोन दे दे। तो यहाँ पर जो बिग कॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं उनको लोन की ज़रूरत तो होती ही है, तो ऐसे में वो खुद के बैंक से खुद को लोन दे सकते हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो जो लोन है वो NPA में बन जाए। तो कनेक्टेड लैंडिंग इन्वॉल्व्स द कंट्रोलिंग ओनर ऑफ अ बैंक गिविंग लोन्स टू हिमसेल्फ और हिज रिलेटेड पार्टीज एंड ग्रुप कंपनीज एट फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बेसिकली वो अपने यहाँ पर भाई भतीजों को लोन देता रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर NPA की प्रॉब्लम आ सकती हो सकता है वो बिजनेस जो है वो इतना फीजिबल ना हो, उसके बाद भी यहाँ पर लोन दे दिया जाए। तो बिजनेस ग्रुप्स नीड फाइनेंसिंग। यहाँ पर जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं उनको फाइनेंसिंग की जरूरत तो होती ही है और यहाँ पर खुद का ही बैंक को तो कोई क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई स्क्रूटनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से लोन मिल जाएगा। तो बिग बिजनेसेस ग्रुप्स ऑलरेडी अकाउंट फॉर अ मेजर चंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अभी उनके पास बैंक्स नहीं है, तब तो इतना ज़्यादा जो भी NPAs है वो बिग बिजनेसेस की वजह से हैं। अगर उनके पास खुद के बैंक्स होंगे तो और ज़्यादा NPA यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। जो कॉर्पोरेट हाउसेस थे वो बैंकिंग सेक्टर में एक्टिव थे, लेकिन बाद में नेशनलाइजेशन कर दिया गया। फिर यहाँ पर जो कॉर्पोरेट हाउसेस रहे वो इतने एक्टिव नहीं रहे। अभी यहाँ पर कोई भी सेंट्रल बैंक ये इंडिकेट करता है कि कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनी जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट हो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस से वो 10% यहाँ पर इक्विटी ले सकती है बैंक में। तो आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द इक्विटी ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक अप टू 10%। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक ड्राफ्ट इशू करने वाली है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर कुछ बातें बताई गई वो हम देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ पब्लिश अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो अभी क्या है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में? फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आर रेलेवेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विजय माल्या जो है, विजय माल्या यहाँ पर उनके फॉरेन एसेट्स हैं, तो उनके फॉरेन एसेट्स को यहाँ पर इंडियन कंपनीज जो है वो जब्त कर सकती है नहीं कर सकती इंडियन गवर्नमेंट, ये देखने वाली बात है। तो उसी के लिए यहाँ पर रूल्स लेकर आए जाएंगे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो IBC प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन की बात नहीं करता है। तो वाइल फॉरेन क्रेडिटर्स कैन मेक क्लेम्स अगेंस्ट अ डोमेस्टिक कंपनी, द IBC करंटली डज नॉट अलाउ फॉर ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को लेकर। जो UNCITRAL मॉडल है वो ये बात करता है यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी उसके लिए ज़्यादातर कंट्रीज़ ने UN का इसी मॉडल को यहाँ पर अडॉप्ट कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर 49 कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया गया है इंक्लूडिंग UK, US, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सिंगापुर। लॉ ये बात करता है ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग्स एंड रूलिंग्स गिवन बाय कोर्ट इन केसेस। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन होगा अगर जो फॉरेन जूरिसडिक्शन है वो यहाँ पर COMI है। COMI का मतलब ये है सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन होगा यहाँ पर अगर फॉरेन जूरिसडिक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट है, लेकिन रिकॉग्निशन ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं होगा अगर यहाँ पर जो फॉरेन प्रोसीडिंग्स है वो नॉन मेन प्रोसीडिंग्स है, मतलब वो मेन इंटरेस्ट की पार्टी नहीं है। Many countries that adopt the UNCITRAL model law do make certain changes to suit their domestic requirements। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि इंडिया क्या चेंजेस करेगा? इंडिया बेसिकली ये चेंज कर सकता है कि इसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को इंक्लूड नहीं करेगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जो कंपनीज यहाँ पर
चल रही हैं तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर UNCITRAL मॉडल यहाँ पर बात करता है लीगल फ्रेमवर्क की क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। यहाँ पर 49 कंट्रीज़ ने इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर रखा है। लॉ ये बात करता है कि ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन होगा फॉरेन प्रोसीडिंग्स का। अगर यहाँ पर फॉरेन जूरिसडिक्शन है वो सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट पार्टी है, लेकिन ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं होगा अगर यहाँ पर जो फॉरेन जूरिसडिक्शन है वो सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट पार्टी नहीं है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़ पर समझ आ गया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।